गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने कोरिलेशन एनालिसिस के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, फैक्टर एनालिसिस पे। ये देखें, फैक्टर एनालिसिस, और फिर ये हमारा कोरिलेशन एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा अब। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट करके ही बताऊँगी। ओके, फिर ये हमारा रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट होगा। इसका कोई टॉपिक नहीं रहा। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि हम डाटा को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू रिड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू फ्यूअर नंबर ऑफ फैक्टर। इधर हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, देखो वेरिएबल्स को कम से कम फैक्टर्स में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स और फैक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है, इसका जब मैं आपको बताऊंगी पूरा लास्ट में, उधर ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या आ गया, जो फैक्टर एनालिसिस है ये क्या है, मेज़रमेंट मॉडल ऑफ लेटेंट वेरिएबल। ये क्या है, इसको हम शॉर्टकट में मेज़रमेंट वेरिएबल ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब लेटेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या, इन्फर हम किसकी हेल्प से करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल होते हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, अब आ गया एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कॉमन वेरिएबल फ्रॉम ऑल वेरिएबल्स एंड पुट दैम इनटू ए कॉमन स्कोर। अब इसमें क्या होता है, ये सारी एक ही चीज़ आ गई कि जो इधर हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस करके एक स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स में लेके आते हैं, और फिर जो इंडेक्स हमें मिलता है वेरिएबल्स का, उसको हम आगे भी एनालाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे टू समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, मतलब बहुत सारा डाटा होगा, उसको समराइज करने में कौन हेल्प करेगा, फैक्टर एनालिसिस। टू डेवलप एंड टेस्ट थ्योरीज, ये थ्योरीज को डेवलप करने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए भी यूज़फुल है क्या, फैक्टर एनालिसिस। सिंप्लीफाई डाटा, ये डाटा को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन रिग्रेशन मॉडल, हेल्प करता है ताकि जो वेरिएबल्स हैं रिग्रेशन मॉडल में उनको रिड्यूस करें। अब मैंने अपने लास्ट टॉपिक रिग्रेशन ही कवर किया था, उसमें बताया था आपको रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो उधर वो जो वेरिएबल होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कौन हेल्प करता है, फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, और इधर हम थोड़ा अपने पुराने वाले को कंक्लूड कर देते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या था। जब आप ये जैसे ये वर्ड पढ़ रहे हैं रिग्रेशन, तो इधर एक मिनट रुक के आप अपना पुराना रिवाइज कर सकते हैं। जैसे रिग्रेशन क्या था, जहाँ हम क्या करते थे, कॉजल रिलेशनशिप को डिफाइन करते थे, किसमें, डिपेंडेंट और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और सबसे पहले क्या होना चाहिए था, अगर हमारा कोरिलेशन सिग्निफिकेंट आता है तो हम क्या, रिग्रेशन लगाते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स किए थे हमने। टाइप्स में क्या क्या था आपका, टाइप में था आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था, और मल्टीपल रिग्रेशन में क्या था आपका, पर वो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट थे वो दोनों क्या थे, क्वांटिटेटिव थे। क्वांटिटेटिव मतलब कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। और जो आपका मल्टीपल रिग्रेशन था, उधर आप देखते थे कि अगर आप इंडिपेंडेंट को चेंज कर रहे हैं तो डिपेंडेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बट उधर भी डिपेंडेंट एक ही था जो कि कॉन्टीन्यूअस था, और जो इंडिपेंडेंट थे वो एक या एक से ज़्यादा था, और वो कैटेगरिकल भी हो सकता है और कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके शॉर्टकट करके जहाँ आपका वर्ड आता है, अगर आप उसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपके ये टॉपिक मतलब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, इसकी आल्सो यूज टू वेरीफाई स्केल कंस्ट्रक्शन, और ये स्केल कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। अजम्पशंस क्या आ गए, मतलब क्या क्या डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए कि जहाँ हम फैक्टर एनालिसिस लगाएंगे। पार्ट ऑफ जनरल लीनियर मॉडल ये किसका पार्ट है, जनरल लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या आ गया, जो भी हमें इस टाइप के रिलेशन दे रहे हैं वो क्या आ गया, आपके लीनियर मॉडल आ गए। देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, यही बताया मैंने अभी आपको। रेलिवेंट वेरिएबल इनटू एनालिसिस, उसके बाद आ गया देयर आर ट्रू कोरिलेशन बिटवीन। ट्रू कोरिलेशन किसके किसके बीच में होना चाहिए, वेरिएबल्स एंड फैक्टर में। ठीक है, वेरिएबल्स और फैक्टर में ट्रू कोरिलेशन होना चाहिए। और देखो, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि ये क्या रिड्यूस करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को किस में,
फ्यूअर नंबर ऑफ फैक्टर्स में, ठीक है। ये है आपका फैक्टर एनालिसिस। अब आ गया कि अब सबसे पहले ये कर लेते हैं, फैक्टर एनालिसिस के पॉइनर कौन थे, मतलब सबसे पहले फैक्टर एनालिसिस को डेवलप या यूज़ किसने किया था, चार्ल्स स्पेयरमैन ने। और अगर कोई बोले कि फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, तो वो कौन है, एल थर्स्टोन, ये आगे एल थर्स्टोन, ये फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस हैं, उसके लिए मतलब इनको जानते हैं। और पॉइनर कौन है, चार्ल्स स्पेयरमैन। और जो चार्ल्स स्पेयरमैन है, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस कब दिया था, 1904 में। और इन्होंने जी फैक्टर भी दिया था। और जो स्पेयरमैन रैक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो भी किसने दिया आपको, चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया है। अब इनकी इंटेलिजेंस थ्योरी थी जी और एस फैक्टर। अब जी और एस फैक्टर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उसमें मतलब हम मेन क्या देखते हैं। तो जो जी फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है, मतलब जी फैक्टर बहुत सारे होते हैं और कुछ एक सिंगल जी फैक्टर होता है और बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। इस टाइप के आपको एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है। फिर आ गया अब थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो कि फैक्टर एनालिसिस जिसमें मतलब यूज़ किया है। चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी में फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज़ हुई है, वो क्या टू फैक्टर थ्योरी है, 1927 में डेवलप हुई थी। एल थर्स्टोन की थ्योरी है, 1938 में डेवलप हुई थी। इन्होंने भी किसको यूज़ किया था, फैक्टर एनालिसिस को। और थ्योरी क्या है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया 1983 में। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की है ट्रायरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये कब आई है, 1987। इन्होंने भी इंटेलिजेंस में फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया। और ये सारी थ्योरीज किसकी हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये थ्योरीज हैं जिनमें फैक्टर एनालिसिस यूज़ हुआ। और भी बहुत सारी होंगी, बट ये इंटेलिजेंस में मैंने आपको करवाई थी, इसलिए मैंने इधर इसको कवर अप कर दिया। उसके बाद आगे कौन कौन से स्केल हैं जिनमें फैक्टर एनालिसिस यूज़ हुआ है। 16 PF किसने दिया था, रेमन बी कैटल ने। इसमें क्या यूज़ हुआ है आपका, फैक्टर एनालिसिस। कुछ 16,000 या 100 करके फैक्टर थे, उनको रिड्यूस करके इन्होंने 16 फैक्टर्स में लाया था, इसलिए 16 PF स्केल का नाम है। और ये पर्सनैलिटी का मेज़र है, पर्सनैलिटी को मेज़र करने में हेल्प करता है। फिर आ गया आपका EPQ, ठीक है, आइंसाइन आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। ये भी किस पे डेवलप, ये स्केल किस टेक्निक से डेवलप हुआ है, ये भी फैक्टर एनालिसिस से डेवलप हुआ है। इसमें न्यूरोटिसिज्म और एक्सट्रोवर्ट और साइकोटिज्म, ये कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है। अभी ये करवाई नहीं है आपको। ये टेक्निक्स हैं इंटेलिजेंस की या फिर पर्सनालिटी को मेज़र करने की, बट ये सारी पर्सनालिटी की हैं और साइकोटिज्म की हैं, ठीक है। तो इनमें क्या यूज़ हुआ है आपका, फैक्टर एनालिसिस यूज़ हुआ है। अब उसके बाद आ गया आपके मेथड्स आगे 3 मेथड हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। ये 3 मेथड है, याद रख लेना फैक्टर एनालिसिस में कौन से 3 मेथड है। बट इनके अंडर भी फिर मेथड आते हैं, अब इतना डीप जाने के लिए टाइम नहीं है, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत है मैं बता रही हूँ। अब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या आ गया, यूज टू डिस्कवर द फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज़र। ये किस लिए यूज़ होता है, फैक्टर के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में हेल्प करता है और एग्जामिन करता है इंटरनल रिलायबिलिटी। दो चीज़ें मेन याद रखना, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में क्या है, डिस्कवर द फैक्टर स्ट्रक्चर एंड इंटरनल रिलायबिलिटी। अब इसके अंदर आ जाते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, अनवेटेड लीस्ट स्क्वायर, अल्फा फैक्टरिंग, इमेज फैक्टरिंग, मल्टीपल मैक्सिमम लाइकलीहुड, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग। बट इतना डीप वो आपको पूछेंगे नहीं, बट फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि ये किसके अंडर आते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये क्या आ गया, अलो रिसर्चर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस that a relationship between the observed variable and their underlying latent exist। ये किस लिए हेल्प करता है एक रिसर्चर को, ताकि वो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाए। और वो हाइपोथेसिस क्या है कि रिलेशनशिप किसके बीच में, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल और जो उसका लेटेंट कंस्ट्रक्ट है उसके बीच कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है, उस चीज़ के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर और इंटरनल रिलायबिलिटी देता है, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑब्जर्वेबल और लेटेंट कंस्ट्रक्ट, ऑब्जर्वेबल आगे जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं जिन फैक्टर्स को, और लेटेंट कंस्ट्रक्ट आगे जो कि डायरेक्टली दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, देयर फॉर दे कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, और इनको हम डायरेक्टली मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। और इन चीज़ को मेज़र करने के लिए हम किसको डेवलप किया, हमने किस चीज़ को डेवलप किया, फैक्टर एनालिसिस टेक्निक को, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग।
स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या होती है? यूज टू एनालाइज स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। ये क्या है? फैक्टर का स्ट्रक्चर के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और ये क्या आ गया? यूज टू, ये इसके स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आ गया कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। ये किस किस का कम्बिनेशन है? फैक्टर एनालिसिस का। फैक्टर एनालिसिस क्या आ गया आपका? कि जहाँ फैक्टर्स को रिड्यूस करते हैं, कि डाटा को समराइज करते हैं। और किसका कम्बिनेशन किसका आ गया? मल्टीपल रिग्रेशन। अब मल्टीपल रिग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया। मल्टीपल रिग्रेशन आपका क्या आ गया? जहाँ आप क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, ये क्या होगा आपका? कॉन्टीन्यूस होगा, यानी कि इंटरवल या फिर रेशियो मेज़र करेगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या आ जाएगा इसमें? कैटेगरिकल भी आ सकता है और कॉन्टीन्यूस भी आ सकता है। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों। ये आ गया आपका मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये क्या है? कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, एंड इट इज़ यूज टू एनालाइज द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्ड वेरिएबल एंड लेटेंट कंस्ट्रक्ट। अब देखो ये किस लिए यूज़ होता है? कि ताकि हम एनालाइज कर सकें स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप किसके किसके बीच? वेरिएबल्स एंड लेटेंट कंस्ट्रक्ट। मेजर्ड वेरिएबल आ गया आपके ऑब्जर्वेबल वेरिएबल, और लेटेंट कंस्ट्रक्ट क्या आ गया? जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये एस्टिमेट लगा दिया होगा कि फैक्टर एनालिसिस क्या टेक्निक है एक, जिसमें कि हम किस चीज़ को मेज़र करते हैं। सबसे पहले फैक्टर को हम समराइज़ करते हैं, समराइज़ करने में हेल्प करता है, या फैक्टर्स को रिड्यूस करने की टेक्निक है। और इसका मेन एक पर्पस है कि ये क्या मेज़र करता है? लेटेंट वेरिएबल्स को, कि लेटेंट कंस्ट्रक्ट को। अब लेटेंट वेरिएबल और लेटेंट कंस्ट्रक्ट क्या आगे? जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल हैं उनकी हेल्प से आप इन चीज़ को क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं, मैंने बता दिया कौन सी थ्योरीज़ में, स्केल्स में। और अगर आप अपने से थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहें तो आप गूगल करके और थ्योरीज़ भी देख सकते हैं इस पर, बट ये जो मेन थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आ गया फैक्टर रोटेशन। फैक्टर रोटेशन क्या आ गया अब आपका? टू अटेन सिंपल स्ट्रक्चर। अब सिंपल फैक्टर रोटेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें एक सिंपल स्ट्रक्चर मिल जाए। और ये टू टाइप्स का है, ऑर्थोगोनल रोटेशन एंड ओब्लीक रोटेशन। ऑर्थोगोनल रोटेशन कब होती है? व्हेन फैक्टर आर अनकोरिलेटेड। जब जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? अनकोरिलेटेड हैं, मतलब कोरिलेशन उनका क्या है? ज़ीरो है। तो उधर क्या होगा? ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ होगी। ओब्लीक रोटेशन कहाँ होगी? फैक्टर इन दी एनालिसिस आर कोरिलेटेड, जबकि जो फैक्टर हैं वो कोरिलेटेड है। ठीक है, अब 5 टाइप्स ऑफ रोटेशन आ गई, जो कि किसके अंदर अंडर डिवाइड हुई हैं? आपकी ऑर्थोगोनल रोटेशन एंड ओब्लीक रोटेशन के अंदर। और 5 टाइप ऑफ रोटेशन कौन सी आ गई आपकी? वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स एंड इक्वीमैक्स। और ये तीनों किसके अंदर आ रही हैं आपकी? ऑर्थोगोनल रिलेशन के अंदर, मतलब जहाँ की ज़ीरो को रिलेशन है। और ओब्लीक रोटेशन के अंदर क्या आ गई आपकी? डायरेक्ट ओब्लीक, ओब्लिमिक एंड प्रोमैक्स। ये कहाँ आ गई? ओब्लीक रोटेशन के अंदर, जहाँ की क्या है आपका? कोरिलेशन है, जहाँ की फैक्टर्स कोरिलेटेड है। अब वेरीमैक्स क्या आगे कहाँ यूज़ होती है? टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग फैक्टर्स। जब आपको फैक्टर्स के बीच में रिलेशन को क्लैरिफाई करना होगा, वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? वेरीमैक्स। क्वार्टीमैक्स क्या आ गई? मैक्सिमाइज दी वेरिएंस। वेरिएंस क्या आ गया? कि आपका डाटा कितने एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, वो क्या आ गया आपका? वेरिएंस। मैक्सिमाइज करता है ये किसको? वेरिएंस को, अक्रॉस रोज ऑफ द फैक्टर। जो आपके फैक्टर्स के रोज हैं उसमें जो वेरिएंस है उसको मैक्सिमाइज करता है। कौन? क्वार्टीमैक्स। इक्वीमैक्स क्या आ गया? शेपिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ वेरीमैक्स। ये वेरीमैक्स की प्रॉपर्टी को शेप करता है, मतलब कि इसको इम्प्रूव करता है। जो कमियां वेरीमैक्स में रह गई होंगी वो कौन पूरी करेगा? वेरीमैक्स करेगा। अब आ गया डायरेक्ट ओब्लिमिक। ये कहाँ यूज़ करते हैं हम? व्हेन टू और मोर फैक्टर आर कोरिलेटेड। जब दो या दो से ज़्यादा फैक्टर क्या होंगे आपके? कोरिलेट हो रहे होंगे, वहाँ क्या होगा? डायरेक्ट ओब्लिमिक। अब प्रोमैक्स का याद रखना, ये कहाँ यूज़ होता है? यूज़ फॉर वेरी लार्ज डाटाबेस। जहाँ डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा होगा वहाँ क्या यूज़ करोगे आप? प्रोमैक्स। ठीक है, ये आ गया आपका फैक्टर रोटेशन, टू टाइप्स का। ऑर्थोगोनल एंड ओब्लीक रोटेशन। ऑर्थोगोनल के अंदर ये तीन आ गए और ओब्लीक के अंदर ये तीन आ गए। ये जहाँ डाटा ज़्यादा होगा वहाँ प्रोमैक्स, यहाँ दो से ज़्यादा फैक्टर को रिलेट और होंगे वहाँ डायरेक्ट ओब्लीक। वेरीमैक्स आ गया आपके पास कि ये क्लैरिफाई करता है फैक्टर्स के बीच का रिलेशन, और ये क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है वेरिएंस को। कहाँ? अक्रॉस द फैक्टर ऑफ
अक्रॉस द रोज ऑफ द फैक्टर, और इक्विमैक्स क्या करता है, इसकी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये आ गया आपका फैक्टर रोटेशन। अब नेक्स्ट आ गया आपका, एक टर्म और थी। अब देखो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो प्रेडिकेट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही प्रेडिकेट वेरिएबल बोलते हैं। बड़ी जगह जहाँ आपको कोरिलेशन या रिग्रेशन का क्वेश्चन आया होगा, तो वहाँ उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिकेट वेरिएबल भी बोला होगा, या फिर इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो इनपुट, प्रेडिकेट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आ गया इंटरफैक्टर कोरिलेशन। इंटरफैक्टर कोरिलेशन क्या आ गया, आर ऑब्टेन्ड व्हेन रिसर्चर एक्सट्रैक्ट मोर देन वन फैक्टर एंड इम्प्लीमेंट एन ओब्लिक रोटेशन। अब ये कहाँ यूज़ होगा, ये जब एक रिसर्चर एक्सट्रैक्ट होता है, निकालता है कितना, एक या एक से ज़्यादा फैक्टर को निकाल देगा, और वहाँ क्या करेगा, ओब्लीक रोटेशन यूज़ करेगा। देखो ओब्लीक रोटेशन क्या आ गई आपकी, ये जहाँ की फैक्टर कोरिलेटेड है, वहाँ क्या यूज़ होगा, इंटरफैक्टर कोरिलेशन। दे रिवेल द डिग्री टू विच द डायमेंशंस अंडरलाइंग द ऑब्जर्व्ड वेरिएंस आर देमसेल्फ एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब ये क्या अब उधर क्या करेगा, ये हेल्प करता है बताने में कि जो डायमेंशंस हैं ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के, वो एक दूसरे के साथ एसोशिएट हो रहे हैं, बट कितनी डिग्री में एसोशिएट हो रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बताता है, अब शॉर्टकट सिंपल, ये क्या है, इंटरफैक्टर कोरिलेशन क्या आ गया आपका, जब एक रिसर्चर एक या एक से ज़्यादा फैक्टर को क्या करेगा, निकाल देता है, और वहाँ निकाल के वो किस चीज़ को यूज़ करता है, ओब्लीक रोटेशन को। ठीक है, वो क्या आ गया आपका, इंटरफैक्टर कोरिलेशन। अब ये किसके लिए हेल्प करता है, दे रिवेल द डिग्री टू विच द डायमेंशन अंडरलाइंग द ऑब्जर्व वेरिएबल। जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा एसोशिएट हो रहे हैं, उस चीज़ को कौन बताता है, इंटरफैक्टर कोरिलेशन। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक और मेन टेक्निक थी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब ये क्या है, ये सेम होती है किसके जैसे, फैक्टर एनालिसिस के जैसे, बट एक डिफरेंस है मेन। जो फैक्टर एनालिसिस है वो किसको मेज़र करता है, लेटेंट वेरिएबल या लेटेंट कंस्ट्रक्ट को, और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है ये क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, मेन चीज़ ये है। ये भी एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है दैट ट्रांसफॉर्म ए नंबर ऑफ पॉसिबल को रिलेटेड वेरिएबल इनटू ए नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल। ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है जो पॉसिबल कोरिलेटेड वेरिएबल हैं उनको, कम से कम नंबर जो अनकोरिलेटेड है उनमें। ठीक है, सिमिलर टू फैक्टर एनालिसिस, डायमेंशनल, ये फैक्टर एनालिसिस के जैसे ही है, और डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल वेरिएबल। अब ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लास्ट में आ रहे हैं रिड्यूस करके, ये यहाँ तो ओरिजिनल वेरिएबल्स के बराबर होंगे या उनसे कम होंगे, बट उनसे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि वो ज़्यादा होंगे, कम होंगे, कि बराबर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बराबर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब लास्ट आ गया, मैं बता देती हूँ आपको एक इसका डिज़ाइन कि ये होता कैसे है। अब देखो स्क्वेयर्ड कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फैक्टर, ये आपका स्टार्टिंग में आ गया। अब वेरिएबल एंड फैक्टर क्या आ गया, वेरिएबल्स क्या आ गया आपके, जो ऑब्जर्व्ड हैं और जो कोरिलेटेड हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और फैक्टर्स क्या आ गया आपके, पोटेंशियली लोअर नंबर ऑफ अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। जो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल हैं, यानी कि जो आपके लेटेंट वेरिएबल्स हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, फैक्टर्स, जिनमें हम इनको रिड्यूस करके लेके आएंगे। ठीक है अब ये क्या आ गया, अब जैसे कि आपके पास 16,000 वेरिएबल्स थे स्टार्टिंग में 16 पीएफ में, और लास्ट में आपने उन फैक्टर्स को रिड्यूस कर करके जो 16 फैक्टर्स में लेके आए हो, वो क्या आ गया आपके वेरिएबल से जो फैक्टर में कन्वर्ट हुए हो, वो क्या आ गया आपका फैक्टर एनालिसिस। इधर याद रखना बस, ये क्लियर हो जाएगा अब सबसे पहले क्या आ गया, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, लगा लो इधर आपके पास कोई 1600 फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज़ करोगे कि कोरिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर यूजिंग, जब कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज़ कर दी, फिर क्या आएगा, यूजिंग एनी मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फिर आप कुछ भी फैक्टर एनालिसिस का कोई भी मेथड लगा सकते हो उसमें, जैसे कि ये फैक्टर मैंने आपको बताया था, आपको इधर
प्रिंसिपल कंपोनेंट, अनवेट, लीस्ट स्क्वायर, अल्फा फैक्टर, इमेज फैक्टरिंग, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग। ठीक है, आपने कोई भी फैक्टर एनालिसिस का मेथड इधर लगाया, उसके बाद डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर कि इनको कितने फैक्टर्स में रिड्यूस करना है। ठीक है, इन 1600 वेरिएबल्स को। फिर फैक्टर लोडिंग ऑफ फैक्टर, जब आपने डिसाइड कर दिया 16 में कर दिया आपने। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इन फैक्टर्स को लोड कर दिया। फिर अब आप देखोगे कि ये जो 16 फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट हैं कि नहीं हैं, और फिर इधर आप डिसाइड करोगे कि कौन सी रोटेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर को रिलेट होगा या कोरिलेशन ज़ीरो होगा तो ऑर्थोगोनल, और अगर को रिलेट होंगे मतलब रिलेशन कुछ होगा इनमें तो क्या आ गया, एक ऑर्थोगोनल था और एक क्या था, ओब्लिक आ गया। ठीक है, फिर ये भी हो गया आपका। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फैक्टर, और लास्ट में आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये था आपका फैक्टर एनालिसिस। अब एक चीज़ और मैं इसमें बता देती हूँ, ये जो आपका गेट का सैम्पल पेपर था, इसमें देखो ये जो हमने कल किया था रिग्रेशन, उसका एक क्वेश्चन ये इधर आया, ये कल नहीं दिखा था। ए रिसर्चर विलिंग टू कंडक्ट रिग्रेशन एनालिसिस शुड बी केयरफुल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इन हिज और हर डाटाबेस। मतलब क्या क्या अजम्पशंस उसको लेनी होती हैं एक रिसर्चर को जब उसने अप्लाई क्या करना होता है रिग्रेशन एनालिसिस। अब सबसे पहले क्या आ गया, प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्रेडिकेट वेरिएबल। प्रेडिकेट वेरिएबल्स में क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। प्रेडिकेट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रेजेंस ऑफ हिट्रो हिट्रो ये क्या, हिट्रोस्कासिटी, मतलब ये बताया था ना मैंने आपको कि ये लीनियर जो इसका रिलेशनशिप ऐसा आता है और ये जो इसका ये फैला हुआ जो एरिया है ये क्या आगे इसकी हिट्रोस्कासिटी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें मैंने एक स्पेशल पॉइंट बताया था कि जहाँ आपका जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और हिट्रोजीनियस आएगा या ये हिट्रोस्कासिटी आएगी, तो उधर हम क्या यूज़ करेंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो मतलब अगर कुछ सिचुएशन इन दो चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रही होगी, नॉर्मेलिटी और हिट्रोस्कासिटी को, उधर हम क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वही आ गया, प्रेजेंस ऑफ हिट्रोस्कासिटी मतलब इस टाइप का आना चाहिए। हिट्रोस्कासिटी आपकी ये आ गया, इधर बता देती हूँ जहाँ कर बताया था, एक मिनट। ये देखो, the data do not meet assumption of heteroscedasty or normality, you may able to use non parametric। अब heteroscedasty आ गया आपका ये जो एरिया ये फैला हुआ है, ठीक है, इसकी ये इस तरीके का मतलब कंसिस्टेंसी इसकी, ये आ गया आपका सेकंड। और थर्ड क्या आ गया आपका, प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म ऑफ प्रिडिक्टर वेरिएबल। ठीक है, फिर क्या आ गया, प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्रिडिक्टर वेरिएबल एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। अब क्या था, एरर टर्म भी थी उसमें, क्योंकि उसका कुछ फार्मूला ही ऐसा था कि वाई आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आई बीटा प्लस एरर टर्म, तो ये था इसका फार्मूला। तो इसका क्या आ गया 1 2 3, बट क्राइटेरियन वेरिएबल हमने कहीं नहीं पढ़ा था उधर, तो इसका क्या आंसर आ गया 3। ये तीन चीज़ें इसकी करेक्ट हैं, तो ये क्या है MSQ, यहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। एक हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है स्ट्रेस में, विच ऑफ दी स्टेजेस आर पार्ट ऑफ GES मॉडल। ठीक है, GES मॉडल का क्या क्या, अलार्म रिएक्शन था सबसे पहले, फिर स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस था, फिर एग्जॉशन था, बट ये नहीं था, तो ये तीन इसके करेक्ट हैं, तो ये तीन आपको सेलेक्ट करने होंगे उधर। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी मैंने आपको करा दिया। अब स्टेडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दी नॉर्मल कर्व। सबसे पहले नॉर्मल आर एसिम्पोटोटिक। ठीक है, एसिम्पोटोटिक क्या था, बताया था मैंने आपको कि इसकी दोनों ये साइड्स ये इधर टच नहीं होती हैं। नॉर्मल कर्व आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट थी, जितना इधर था उतना इधर है। नॉर्मल कर्व आर आल्सो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक तो है नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये सिमेट्रिक है। नॉर्मल कर्व आर यूनिमॉडल, तो ये यूनिमॉडल था, ये ऐसे करके मल्टी था, ट्राई ये मैंने बताया था, तो ये यूनिमॉडल है। तो इसका क्या आ गया 1 2 एंड डी, तो ये नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तभी बोल रही हूँ अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है
उसको अच्छे से पढ़ लो। और अभी तक ये जितना किया है, अगर आप इसको भी अच्छे से कर लोगे, ये जितना स्टैट और रिसर्च किया है, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही आएंगे। और कोई भी कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको ऐसे ही पढ़ो, जैसे ये फैक्टर एनालिसिस पढ़ा, इसके साथ आपने ये भी पढ़ लिया कि इसका पॉइंटर कौन था और इसके साथ कौन रिलेट करता है। जैसे एल थर्स्टोन, इसको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। कौन सी इंटेलिजेंस टेस्ट में ये यूज़ हुआ है, कौन से स्केल्स में ये यूज़ हुआ है। इस तरह से अगर करके चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें जो आपके और फ्रेंड्स हैं जो ये गेट साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे नेट का एग्ज़ाम देंगे, या मास्टर्स वाले कोई भी बच्चे जिसके साथ आप शेयर करना चाहो। थैंक यू।